नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई के दादर स्थित राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। पुलिस की सुरक्षा इस वक्त भी आप देख सकते हैं बाहर किस तरह से है और यहां पर रात के वक्त भी मीडिया का जमावड़ा भी आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं। तो लाउड स्पीकर को लेकर जो ये पूरा विवाद है, किस तरह से आज तूल पकड़ा है, हम पहली रिपोर्ट में ये बात करने वाले हैं। जो अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया था, जो धमकी दी थी कि अगर लाउड स्पीकर 3 मई तक नहीं हटाए गए मस्जिदों से तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, ये धमकी कहीं ना कहीं कुछ इलाके में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सही होती हुई नजर आई। करीब 250 इनके कार्यकर्ता पकड़े भी गए। लेकिन एक सवाल जरूर उठता रहा कि जहां नवनीत राणा पर राजद्रोह जैसा मामला लगा दिया गया, वहीं राज ठाकरे को सिर्फ एक नोटिस दिया गया। कानूनी कार्रवाई के नाम पर उद्धव सरकार आखिर क्या कर रही थी? इस बीच शिवसेना की तरफ से बयान आया कि बीजेपी राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है हिंदुओं को बांटने की राजनीति में, क्योंकि जो बवाल लाउडस्पीकर को लेकर यहाँ पर शुरू हुआ है उसकी वजह से मंदिरों में भी लाउडस्पीकर नहीं बजने की वजह से लोग सुबह की आरती नहीं सुन पाए। ऐसे में हिंदुओं के लिए भी एक काला दिन रहा, ये कहना था शिवसेना के संजय राउत का। तो ये बवाल लाउडस्पीकर को लेकर आज कहाँ तक पहुंचा, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। अजान की आवाज के साथ गूंजती हनुमान चालीसा। मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बुधवार सुबह 5 बजे एमएनएस ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। अजान के सामने हनुमान चालीसा चलाने के मामले में करीब 250 कार्यकर्ताओं की धरपकड़ भी हुई। राज ठाकरे के घर के बाहर भी ऐसी तस्वीर दिखी। यहां कार्रवाई के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी गिर पड़ी। दोपहर में राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 90% मस्जिदों में सुबह लाउड स्पीकर पर अजान नहीं हुई, लेकिन ये भी कहा कि सिर्फ सुबह नहीं बल्कि दोपहर और शाम को भी लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। राज ने चेतावनी भी दी कि उनका ये आंदोलन महज एक दिन का नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। इधर शिवसेना बीजेपी को हिंदुओं का विलेन दिखाने की कोशिश करती दिख रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा राज ठाकरे का इस्तेमाल कर हिंदुओं को लड़ा रही है। 4 मई को उन्होंने हिंदू आस्था के लिए काला दिन भी बताया। आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, इसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जागते हैं, उठते हैं। आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। सोशल मीडिया पर भी एमएनएस और शिवसेना के बीच वीडियो वार छिड़ गया है। दोनों ओर से शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के भाषणों के वीडियो ट्वीट किए गए। एक में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ बाल ठाकरे की गरज थी, तो दूसरे में राज ठाकरे के खिलाफ बाल ठाकरे का तंज। माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। पूर्वी ज्या स्टाईलमध्ये बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहित नाही कोणी।
त्यांना माहिती. स्टाईल वगैरे ठीक आहे हो, विचाराला महत्व आहे. काय वाचन बिचन आहे का तुमचं? हं? मराठी मराठी मराठी. अरे साल्यानं तुमचा जन्म झाला नव्हता त्यावेळेला मी मराठी काढलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये. ही साक्ष आहे त्याची, ही साक्ष आहे. इस बीच इस पूरे विवाद पर मुस्लिम समाज का कहना है कि आम लोगों में किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है और जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है. किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना उनके लाउड स्पीकर से हमें दिक्कत है, ना हमारे उनको उनसे होनी चाहिए. ये हमेशा से चले आ रहा है, ये राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं. ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमको भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कि वो अपने के लिए करता है, मैं अपने लिए करता हूँ. ये सब पॉलिटिक्स है, आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे. मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो 4 मई का दिन शांति से गुजर गया. जनता के साथ साथ सरकार और पुलिस ने भी राहत की सांस ली है. लेकिन राज ठाकरे ने साफ किया है कि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब तनाव अभी जारी है. मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए. और गिरफ्तारी के 12 दिन के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई की सत्र अदालत से आखिरकार जमानत मिल गई है, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ. और अगर इन शर्तों का उल्लंघन किसी भी तरह से होता है तो उन्हें वापस से जेल जाना होगा. इसी बीच उन्हें जब मुंबई अदालत से राहत मिली तब बीएमसी की टीम उनके घर पहुंच गई. क्या है पूरा मामला, देखिए. इधर राणा दंपत्ति को कोर्ट से जमानत मिली, उधर बीएमसी की एक टीम उनके घर पहुंच गई. नवनीत राणा, उनका घर है ये लावी अपार्टमेंट. इसके 8वें फ्लोर पर उनका फ्लैट है और बीएमसी को ऐसी शिकायत मिली है कि उनके फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ है. 2 दिन पहले नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया था बीएमसी की ओर से और आज जैसे ही कोर्ट से जमानत मिली है, राहत मिली है राणा दंपत्ति को, बीएमसी की टीम यहाँ पर आज निरीक्षण के लिए पहुँच गई थी. चूँकि फ्लैट बंद था उसके बाद बीएमसी की टीम 10 मिनट में ही यहाँ से निकल गई, लेकिन ये जानकारी देते हुए कि एक बार और बीएमसी की टीम यहाँ पर आएगी निरीक्षण के लिए, जिस तरह से शिकायत मिली है अवैध निर्माण को देखते हुए. तो क्या बीएमसी सिर्फ दबाव बना रही है या तोड़फोड़ की भी कार्रवाई होगी, वो आने वाले समय में पता चल पाएगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों और राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में जेल गए राणा दंपत्ति को गिरफ्तारी के 12 दिन बाद मुंबई की सत्र अदालत से 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ. राणा दंपत्ति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं रख सकते, सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते. जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा काम वो दोहरा नहीं सकते. जांच में सहयोग करना होगा. अगर जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा. जांच अधिकारी की ओर से इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा. केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है. हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है. पता नहीं मुझे, जब तक ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आती. सरकारों पर राजद्रोह की धारा 124A के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है और अब राणा दंपत्ति को जमानत मिलने से भी ये संकेत साफ दिख रहा है कि दोनों पर राजद्रोह की धारा लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था. वरना ऐसे संगीन अपराध जिसमें कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, अदालतें जल्दी जमानत नहीं देती. मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए. और अब एक परेशान करने वाली खबर. ललितपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ. जब वो बयान दर्ज करने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ दरिंदगी की. इसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक एसएचओ भी शामिल है. ये पाली थाने का थानाध्यक्ष है, जिस पर आरोप है कि इसने रेप की शिकायत कराने आई 13 साल की लड़की को अपने कमरे में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है. साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं. घटना सामने आते ही थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और पूरे थाने को लापरवाही बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है. लड़की की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके मुताबिक 22 अप्रैल को इलाके के 4 लोगों ने लड़की को भोपाल ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को 26 अप्रैल को थाने में ले जाकर छोड़ दिया. पुलिस वालों ने पहले पीड़ित लड़की को उसकी मौसी के पास छोड़ दिया.
लड़की की मां के मुताबिक अगले दिन जब लड़की अपने बयान दर्ज कराने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ रेप किया। ललितपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी थाना अध्यक्ष पर रेप और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगाई हैं। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को लाया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि इस तरह की घटना घटी थी। चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे वही उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान में बताने के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद ललितपुर पहुंच गए। उसकी मां न्याय चाहती है, मां सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करती है। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली पुलिस ने 77 साल के एक बिल्डर की हत्या का मामला सुलझा लिया है। ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज और एक मेट्रो कार्ड के जरिए सुलझाया गया है और इस मामले में 2 नाबालिग को पकड़ा गया है, जिनमें से एक नाबालिग करीब 1.5 साल पहले बिल्डर के यहाँ साफ सफाई का काम कर चुका है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही इस नाबालिग ने मंगलवार को अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया, दिल्ली पुलिस को अलर्ट मिला और वो पकड़ा गया। इसके साथ ही हत्या का एक मामला सुलझ गया। इस नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या और लूट में शामिल इसके दूसरे नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया। जब हम सीसीटीवीज का एनालिसिस कर रहे थे तो 2 बातें बड़ी प्रमुख रूप से उभर के आई। एक तो ये कि ये लोग एक दिन पहले भी आए थे और फिर हमने इनकी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया मेट्रो में, और उसमें डीएमआरसी का सहयोग हमें मिला। जैसे ही हमें पुख्ता लगा कि ये राजीव चौक की तरफ गए हैं तो वहाँ पे फिर इनको डीएमआरसी की मदद से दबोचा गया। 77 साल के बुजुर्ग बिल्डर रामकिशोर अग्रवाल की हत्या उनकी इसी कोठी में चाकू से गोदकर रविवार सुबह कर दी गई थी। पुलिस को जांच में कई सीसीटीवी फुटेज मिले जिनसे इस मामले की कड़ियां जोड़ी गईं। जांच में पता चला कि दोनों नाबालिग रविवार रात करीब 10 बजे अपनी बाइक रामकिशोर की कोठी के बाहर पार्क कर गए। फिर दोनों मेट्रो से सिविल लाइंस नई दिल्ली होते हुए समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन पहुंचे। अगले दिन सुबह तड़के दोनों ऑटो से सिविल लाइंस आए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बाहर खड़ी अपनी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच की जिनसे आरोपियों के मेट्रो का रूट पता चला और मेट्रो कार्ड के डिटेल्स मिल गए। मंगलवार को जैसे ही एक नाबालिग ने राजीव चौक पर अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया, वो पकड़ा गया। नाबालिगों ने 2 दिन पहले ही वारदात के लिए अपाचे बाइक वजीराबाद से चोरी की थी। इनमें से एक नाबालिग रामकिशोर अग्रवाल के यहाँ 1.5 साल पहले साफ सफाई का काम करता था। उसके पिता भी यहाँ गाड़ी चलाते थे। पहले वहाँ काम करता था जहाँ से कि उसे एक एलिगेशन के तहत वहाँ से निकाल दिया गया था और फिर उसे वहाँ पर आइडिया था कि इसमें यहाँ कौन सी जगह है, जो मृतक हैं वो कितने बजे उठते हैं, उनका एक सेट शेड्यूल है कि 5:30 बजे के आसपास उठ के दरवाज़ा खोल देते हैं। साथ ही उसे ये अंदाज़ा था कि किस कबोर्ड में, जो ड्रेसिंग रूम के कबोर्ड्स हैं, उसमें पैसे होते हैं। पुलिस के मुताबिक लूट के 11 लाख रुपए कुछ विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। नाबालिगों ने लूट के पैसे से एक स्मार्टफोन लिया, अपने रूम का रेंट दिया और एक नाबालिग ने सीपी में टैटू बनवाया। नाबालिगों ने बाइक चोरी करने के तरीके यूट्यूब से सीखे थे। वारदात करने के बाद नाबालिगों ने वो हर तरीका अपनाया जिससे वो पुलिस से बच जाएं, लेकिन कहते हैं कि अपराधी वारदात के बाद कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे पुलिस उन तक पहुंच जाए। यहाँ भी मेट्रो कार्ड का प्रयोग अपराधियों के लिए मुश्किल बन गया और वो पकड़े गए।
नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं जोधपुर में ईद के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब क्या हाल है। जोधपुर में 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 133 लोग हिरासत में लिए गए। 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इंटरनेट सेवा लगातार दूसरे दिन बंद करनी पड़ी। वहीं बीजेपी पीस कमेटी की बैठकों में शामिल नहीं हुई। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। जोधपुर का जालौरी गेट, यहाँ दोनों समुदाय के लोग हमेशा से पास पास रहते आए हैं, लेकिन अब यहाँ सांप्रदायिक तनाव के बाद माहौल बदल गया है। बेचैनी है, असहजता है। हाथ में डंडे थे, रॉड थे, सिरिये थे, सब कुछ थे। अपना घर पे क्या सीसीटीवी लगा हुआ है सारा। हाँ। ये गाड़ी को है ना, हाथ में जो भी था सामान उससे गाड़ी का आगे इसको डेंट किया। इस गाड़ी को डेंट किया। ठीक है, तो कैसे वार किया? मतलब आपको लगा कि पहले से उनके पास प्रिपेयर्ड था? प्रिपेयर्ड हो क्या है वो पहले से ही। और सब जने ऐसे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सब जने ऐसे है। वो जो भी थे 40-50 जने वो प्रिपेयर्ड हो गया। उसमें छोटे बच्चे भी थे, सब कुछ थे। ये लोग साथ बैठते थे, एक दूसरे के वार त्योहार में शामिल होते थे। उन्हें रास नहीं आ रहा है ये नया तनाव। ये प्री प्लान भी हो सकता है। किसी चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे इधर से भी हो चाहे उधर से भी हो, पर चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। यहाँ के घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को शांति भंग के आरोप में डिटेन किया गया है और दंगा करने के लिए 13 एफआईआर दर्ज हुई है। वीडियो फुटेज, दूसरे कोई चीजें हैं जिसमें आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के हम निर्दोष को बाहर करें, और जो मुलजिम हैं वो चाहे किसी जाति से हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उदाहरण के तौर पर ये सीसीटीवी का वीडियो, इसमें साफ दिखाई दे रहा है भीड़ कैसे आती है। सामने छोटे लड़के हैं, डंडा लकड़ी लिए, उनके साथ पीछे से बड़े लोग आते हैं। घर के बाहर खड़े स्कूटर को क्षतिग्रस्त करते हैं और एक धार्मिक स्थल पे भी तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं। वहां खड़े पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाते हैं। भाजपा का आरोप है कि ये सरकार की बड़ी नाकामी है कि इस तरह की झड़प शहर में 5 जगह हुई। इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। लेकिन जोधपुर अपने आप में अकेली घटना नहीं है। सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए ये राजस्थान में तीसरी ऐसी घटना है सिर्फ 1 महीने के अंदर। जोधपुर में हुए उपद्रव में शामिल हुए लोगों की धरपकड़ अब पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में कुछ सवाल पूछना जरूरी है, जैसे कि सरकार को क्या सतर्कता नहीं थी ये देखते हुए कि 2 समुदाय विशेष के त्योहार एक साथ आ रहे हैं, और विपक्ष ने क्यों बहिष्कार किया शांति समिति की मीटिंग का, और क्या अब इन मुद्दों पर राजस्थान में राजनीतिक माहौल और गर्माएगा। जोधपुर से कैमरामैन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सलमान खान की ईद की दावत में कौन कौन शामिल हुआ, दिखाएंगे तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने क्रिकेटर रिद्धिमान साहा को धमकाने के आरोप में वरिष्ठ पत्रकार बोरिया मजूमदार पर सख्त फैसला किया है। इसके तहत बोरिया मजूमदार को 2 साल तक भारत में किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को कवर करने के लिए प्रेस के सदस्य के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। 2 साल तक वो भारत में रजिस्टर्ड किसी भी खिलाड़ी का इंटरव्यू भी नहीं ले पाएंगे। उन पर 2 साल तक बीसीसीआई या उसकी सदस्य एसोसिएशनों की किसी सुविधा को लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बोरिया मजूमदार पर आरोप है कि उन्होंने इंटरव्यू न देने पर भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर रहे रिद्धिमान साहा को धमकाया था। रिद्धिमान साहा ने नाम न बताते हुए एक पत्रकार पर खुद को धमकाने का आरोप ट्विटर पर सार्वजनिक किया था। इसमें कहा गया था कि पत्रकार ने इंटरव्यू न देने पर देख लेने की धमकी दी थी। इस मसले के सामने आने के बाद बीसीसीआई की 3 सदस्यों की एक कमेटी ने जांच में आरोपों को सही पाया। और अब आइए आपको दिखाते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहन अर्पिता ने ईद की पार्टी दी, जिसमें बॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा नजर आया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कंगना रनावत का इस पार्टी में शामिल होना। देखिए प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। बॉलीवुड पर अक्सर निशाना साधती रही अभिनेत्री कंगना रनाउत पिछले कुछ सालों से फिल्म पार्टी और बॉलीवुड के टॉप सितारों से दूरी बनाए हुए थीं।
लेकिन इस बार ईद के मौके पर सलमान खान की बहन अर्पिता की पार्टी में शामिल होने पहुंची तो लोग तो चौंके ही, साथ ही कैमरों की फ्लैश भी कौंधने लगी। कंगना की फिल्म धाकड़ रिलीज पर है और वो फिल्म के प्रचार में भी जुटी हैं। कंगना को इस पार्टी में देखकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कंगना के अलावा इस पार्टी में दीपिका पादुकोण अपने पति और अभिनेता रणवीर सिंह के साथ पहुंची। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपने ब्रेकअप की खबरों के बीच साथ नजर आए। पार्टी में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा, अनिल कपूर, तब्बू, शनाया कपूर, आयुष शर्मा, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन, शहनाज गिल, सलमान की खास दोस्त सुष्मिता सेन, सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस और करिश्मा कपूर भी नजर आईं। ईद की पार्टी से पहले हर साल की तरह सलमान खान ने अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट से अपने फैंस को अपनी झलक दिखाने की ख्वाहिश भी पूरी की। दूसरी तरफ बॉलीवुड के दूसरे खान शाहरुख खान ने भी हर साल की तरह अपने घर मन्नत से अपने फैंस का अभिवादन किया। लेकिन इन सब के बीच कंगना का सलमान की पार्टी में पहुंचना सारी लाइमलाइट ले गया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के दादर स्थित राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।